Hello students and welcome to this new video. This video is part 2 of chapter number 3 standard 9 social science. And earlier we have seen the fascism in Italy, Nazism in Germany and the imperialism in Japan. जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर और इटली के अंदर जो भी इंपीरियलिज्म राजाशाही डिक्टेटरशिप हुई थी उसकी हमने बात की थी लास्ट टाइम, और वो ही वजह बनी थी, वो वन ऑफ द रीजंस था कि जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो आज हम देखते हैं बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेस। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 टू 1945, हमको जब यहाँ पे दिख रहा है द सीड फॉर द वर्ल्ड वॉर 2 हैड बीन सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो बीज जो था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का, वो तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में ही बो दिया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में ही बो दिया था। पेरिस पीस प्रोसेस हैड डिस्प्लीज्ड मैनी नेशंस। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि पेरिस पीस प्रोसेस है ना, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुआ उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो वो जो पेरिस पीस प्रोसेस हुआ था वो बहुत सारे नेशंस को अच्छा नहीं लगा था और उससे डिससेटिस्फाइड थे वो लोग। ओके, जो भी इवेंट्स हुए उसके बाद, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद, उसी के कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो लेट अस सी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर 2। देखो फियर्स नेशनलिज्म हमने वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखा था और यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फियर्स नेशनलिज्म डेवलप्ड इन जर्मनी, जापान एंड इटली। तो बहुत ही भड़कीला देश प्रेम जाग गया था उन लोगों में, जर्मनी, जापान और इटली के लोगों में। जर्मनी कुड नॉट फॉरगेट ओवरकम द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। जर्मनी कभी भी भूल नहीं पाया था बेटा ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को, और उससे बाहर नहीं आ पाया था, उसमें ही दब गया था वो। कॉन्सिक्वेंटली हिटलर कैप्चर्ड सम प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड चेकोस्लोवाकिया। तो जब हिटलर पावर में आया, उसकी जो नाजी पार्टी थी वो पावर में आ गई, तो हिटलर ने शुरू कर दिया अपना जो है हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। उसने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ प्रोविंसेस, कुछ बड़े बड़े स्टेट्स उसने कैप्चर कर लिए थे, कुछ एरियाज कैप्चर कर लिए थे। फॉलोइंग हिज नाजी फिलोसॉफी दैट जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दोस प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, वो अपनी नाजी फिलोसॉफी, नाजी की वो सोचने का तरीका था, वो क्या था बेटा कि जितने भी एरियाज के अंदर जर्मन्स रह रहे हैं वो सारे एरियाज किसके हैं, जर्मनी के हैं। तो ये सोच थी नाजी लोगों की। तो ऐसे ही सोचते हुए ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ प्रोविंसेस उसने कैप्चर कर लिए। इटली कुड नॉट फॉरगेट दैट इट वाज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में इटली को इग्नोर किया गया था, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी उस बारे में। इटली वो नहीं भूल पाया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ फैसिस्ट पार्टी मुसोलिनी स्टार्टेड द फियर्स नेशनलिज्म। तो फैसिस्ट पार्टी जो मुसोलिनी की थी उसके अंडर, और वो लीडर था मुसोलिनी, है ना, फैसिस्ट पार्टी का बेनिटो मुसोलिनी। तो उसके अंडर उसने फियर्स नेशनलिज्म को अडॉप्ट किया, बहुत ही भड़कीले देश प्रेम को जगाया लोगों के अंदर, और इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट की। मतलब इंपीरियल मतलब अपने आप जो करना है वो करेगा, किसी का दबाव उस पर नहीं लगेगा, तो उसको जो मन में आता था वो करता था। ऑन द अदर हैंड जापान टू गिव इन टू इम्पीरियलिज्म। तो जापान में भी इंपीरियलिज्म आ गया था। इंपीरियलिज्म मतलब राजाशाही, है ना, एक जन का पावर, डिक्टेटरशिप आ गया था। तो वर्ल्ड पीस डेंजर में आ गया था। ये था फर्स्ट पॉइंट, फियर्स ऑफ नेशनलिज्म। ग्रुपिज्म की बात करते बेटा। सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया एंड चेकोस्लोवाकिया। तो फ्रांस हमेशा से ही जर्मनी से थोड़ा कुछ डर के रहता था, बिकॉज कभी ना कभी देखो जर्मनी इंपीरियलिस्ट, जर्मनी में अपना डिक्टेटरशिप जमा के बैठा था हिटलर। तो फ्रांस को हमेशा से डर लगता था कि हिटलर अभी मनमानी कर रहा है तो कभी ना कभी अटैक करेगा। तो फ्रांस ने क्या किया बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसने ट्रीटी मतलब अग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया और चेकोस्लोवाकिया। ये जर्मनी जो है उसके आजू बाजू वाले नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ ट्रीटी किया कि अगर जर्मन अटैक करेंगे तो आप हमें सपोर्ट करेंगे। ऐसी एक एग्रीमेंट उन्होंने बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया और चेकोस्लोवाकिया के साथ की। दूसरा अग्रीमेंट किसने किया भाई, इटली ने किया। इटली ने चेकोस्लोवाकिया के साथ अग्रीमेंट किया कि हम अटैक नहीं करेंगे, आप भी अटैक नहीं करेंगे। यूगोस्लेविया के साथ किया, रोमेनिया के साथ किया, हंगेरी के साथ किया, ग्रीस के साथ किया, टर्की और ऑस्ट्रिया, ये सारे लोगों के साथ इटली ने ट्रीटी साइन की, अग्रीमेंट साइन किया था। रशिया ने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जिसको बोला गया था नॉन अग्रेशन ट्रीटी।
ओके, रशिया ने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन की, टर्की के साथ भी रशिया ने ट्रीटी साइन की, लिथुएनिया और ईरान, इन सब लोगों के साथ अग्रीमेंट रशिया ने किया। इटली ने रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस बनाया और उसके सपोर्ट को किसका था? रोम मतलब इटली, बर्लिन मतलब जर्मनी और टोक्यो का मतलब होता है जापान। तो जर्मनी और जापान और इटली ये तीनों ने मिलकर एक एक्सिस ग्रुप बना दिया था। इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर ग्रुप विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इंग्लैंड और फ्रांस ने भी ग्रुप बनाया था और वो ग्रुप में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाली कंट्री थी, वो सारी कंट्री उसके अंदर आ गई थी। जर्मनी साइंड अ नॉन एग्रेशन ट्रीटी विद रशिया। मैंने आपको बोला रशिया ने जर्मनी के साथ एक नॉन अग्रेशन ट्रीटी। जर्मनी ने क्या किया बेटा? जर्मनी ने रशिया के साथ अग्रीमेंट किया कि भैया आप हम पे अटैक नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, आप हम पे अटैक नहीं करेंगे। Thus, a whole atmosphere of fear spread in the whole world। तो पूरे दुनिया में, ठीक है, एक डर का एक माहौल छा गया था और यही वर्ल्ड वॉर का भी एक फैक्टर बन गया था कि भाई ग्रुपिज्म जो था, है ना, फियर्स नेशनलिज्म और ग्रुपिज्म, तो ग्रुपिज्म भी एक वही बन गया था कि वर्ल्ड वॉर का एक कारण बन गया था। मिलिटरिज्म भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पॉइंट था बेटा, ये यहाँ पे भी है। ग्रुपिज्म भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पॉइंट था, तो यहाँ पे भी है। मिलिटरिज्म में क्या था बेटा कि देखो शांति मेंटेन करने के लिए बहुत ही मेहनत की गई थी, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई, ये सब चीज़ें शुरू की गई शांति मेंटेन करने के लिए। दूसरे साइड क्या हो रहा था, यूरोपियन नेशंस, है ना, सारे यूरोप के जो भी नेशंस थे, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, बहुत सारे, लिथुएनिया, टर्की, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, पोलैंड, बेल्जियम, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज थे बेटा। तो सारे यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ गए थे। किसकी कंपटीशन थी पता है? एम्यूनिशन की। एम्यूनिशन मतलब वेपन्स की कंपटीशन में आ गए थे वो लोग। द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज इन ऑल यूरोपियन नेशंस। तो यूरोपियन नेशंस में अपने बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा वो लोग वेपन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर्स वेर बिंग मैन्युफैक्चर्ड। एक दूसरे से अच्छे वॉर वेपन्स, है ना, जंग के मैदान के अंदर एक दूसरे से अच्छे वेपन्स यूज करने के लिए वो लोग कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। रशिया और जर्मनी, उन्होंने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग चालू कर दी। जो भी मेल लोग थे, जो भी पुरुष थे, वो सब लोगों को लेना ही था। कंपलसरी मिलिट्री जर्मनी बॉस लेना ही था। All nations began inducting more men into Navy, Air Force and Army। तो सब नेशंस ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को भर्ती ही कर रहे थे, नेवी में, एयर फोर्स में, आर्मी में। जापान में भी, ईस्ट साइड हम बात करें तो जापान में भी मिलिट्री फोर्स इंक्रीज हो रही थी। फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो गया जब इंग्लैंड और फ्रांस, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले थे, वो भी वॉर वेपन्स बनाने लगे। फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो बेटा लीग ऑफ नेशंस बना था शांति मेंटेन करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, 1920 में बना था, याद रखिएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, क्या करने के लिए? शांति मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं सका। बट नाइदर कुड इट बिकम अ सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सोवरेनिटी ओवर अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ना ही वो एक उत्तम ऑर्गेनाइजेशन बन सका, ना ही वो एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन सका जो पावर रख सके सब नेशंस के ऊपर, ना ही उसके पास अपनी खुद की आर्मी थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो अपनी आर्मी बेच के वहां पे शांति मेंटेन कर सके। ना ही दोनों चीज उसके पास थी, तो वो कुछ नहीं हो सका। देखो उसके अंदर जो मेंबर्स थे, मेंबर नेशंस वे नॉट ऑब्लाइज टू टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशंस। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मेंबर नेशंस लीग ऑफ नेशंस में नहीं ले जा रहे थे, ठीक है। या तो फिर लीग ऑफ नेशंस में जो भी जजमेंट पास होता था, टू एक्सेप्ट द जजमेंट पास्ड बाय इट, तो ना ही वो जो जजमेंट पास करता था लीग ऑफ नेशंस, अगर कुछ भी सलाह देता या कोई भी जजमेंट पास करता तो वो कोई एक्सेप्ट करता नहीं। तभी देखिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम जिसकी जजमेंट कोई ना माने, या जिसकी खुद की आर्मी ना हो जो शांति मेंटेन कर सके, या उसकी बात, है ना, कंट्रीज के जो भी प्रॉब्लम है वो वहां पे ना ले जाए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही क्या है? बहुत सारे नेशंस लीग ऑफ नेशन से निकल गए। रशिया और जर्मनी सबसे पहले निकल गए, फिर इटली और जापान भी निकल गए, और फिर
इटली ने क्या कैप्चर किया था बेटा, एब्सीनिया, है ना, एब्सीनिया कैप्चर किया, उसके बाद इटली निकल गया। जापान ने मंचूरिया पे अटैक किया था, इसलिए वो लीग ऑफ नेशन से निकल गया। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया था, इसलिए जर्मनी भी लीग ऑफ नेशन से निकल गया था। जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों कंट्रीज लीग ऑफ नेशन से निकल गए थे। रशिया को तो उसमें पार्ट ही नहीं मिला लीग ऑफ नेशंस में। लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया, ये सब हो गया लेकिन लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया, खाली बातचीत करता रहा। और बहुत सारे नेशंस तो पावर के लिए झगड़ रहे थे, तो लीग ऑफ नेशंस उसमें नहीं हो पाया, वीक हो गया, ग्रुपिज्म को नहीं रोक पाया, इसलिए लीग ऑफ नेशंस एक बहुत ही बड़ा फेलियर हो गया था बेटा, बहुत ही बड़ी एक माइनस पॉइंट हो गई थी कि भाई क्या फॉर्म किया था, किसके लिए फॉर्म किया था और क्या हो गया। तो द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस की बात की हमने। फर्स्ट पॉइंट था बेटा फियर्स नेशनलिज्म, सेकेंड पॉइंट था ग्रुपिज्म, थर्ड पॉइंट था मिलिटरिज्म, फोर्थ पॉइंट फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। अभी हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की बेटा। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस फॉर्म हुई पेरिस पीस प्रोसेस में, उसमें जर्मनी को ठहराया गया था जवाबदार। जर्मनी को ठहराया गया था कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और उसको 6.5 बिलियन पाउंड वॉर फाइन देना था, है ना। उसका रहर रीजन लिया गया था, उससे ले लिया गया था रहर रीजन पूरा। राइन रिवर को इंटरनेशनल सी रूट के लिए खोल दिया गया था। तो जर्मनी को बहुत ही अनफेयर लगा ये कि भाई हमारे साथ ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारा, और ये बहुत शर्मनाक चीज है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो उसके साथ हुई है। देखो ये जब एडोल्फ हिटलर आया ना, तो उसने ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को क्या बोला था पता है, कि ये तो कागज का टुकड़ा है, ऐसा बोला था एडोल्फ हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को। कितनी मेहनत से बना था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, और ये सब चीजें जो लागू की गई थी वो क्या बोला एडोल्फ हिटलर ने, कि ये तो कागज का टुकड़ा है ना, ऐसा मान लिया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस नहीं मानेंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। यस बेटा, एडोल्फ हिटलर इतने पावरफुल थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। ओके, अब एडोल्फ हिटलर जो पावर था ना उनमें, उसकी बात करते हैं हम। हिटलर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो मैं ही बता देता हूं आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के कारण ही हुआ था, एडोल्फ हिटलर ही कारण था। कि बहुत सारे जो कारण थे वो तो छोटी छोटी चिंगारी थे, लेकिन आग किसने लगाई, एडोल्फ हिटलर ने लगाई थी। वो बहुत ही देश प्रेमी था, और उसका जो एटीट्यूड था ना, वो मिलिट्री वाला एटीट्यूड था, क्या होगा मार डालेंगे, ऐसा एटीट्यूड था उसका। That's why he wished the unity, stability and prosperity of Germany at any cost. तो इसीलिए वो जर्मनी को कोई भी हालत में, है ना, कोई भी कीमत पे जर्मनी को एकता, स्थिरता और वेल्दी बनाएंगे, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया था। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज इंपीरियलिज्म वाज ऑस्ट्रिया। तो सबसे पहला जो विक्टिम है, सबसे पहला जो कंट्री अफेक्ट हुआ था जर्मनी की ये पॉलिसी का, वो था ऑस्ट्रिया। जर्मनी के आर्मी के साथ एडोल्फ हिटलर खुद ऑस्ट्रिया एंटर हो गया था 12 मार्च 1938 को। बेटा जब देखो, जब म्यूनिक कन्वेंशन हुआ, म्यूनिक में मीटिंग हुई, तो वही टाइम पे जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया में कैप्चर कर लिया था, चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया था। वो था 1 अक्टूबर 1938। उसके बाद उसने लिथुआनिया का मैमल पोर्ट कैप्चर कर लिया मार्च 1939 में। बहुत ही बड़ा बेटा जर्मन नेशन अब उसने बना दिया, बहुत ही बड़ा जर्मन नेशन उसने बना दिया था। तो एडोल्फ हिटलर की जो पॉलिसी थी ना, कि वो अपने कुछ भी करेगा, वो जो इच्छेगा वो करेगा, वही पॉलिसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कारण बनी। अभी मैंने आपको बताया कि एडोल्फ हिटलर ही कारण बना है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एन इमीडिएट कॉस्ट, तुरंत ही कैसे शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर। द अबव मेंशन कॉजेज एंड मेड द होल वर्ल्ड सिट ऑन अ हीप ऑफ एम्युनिशन। तो ये जो मैंने कारण बताए ऊपर वाले सारे, वो कारण चिंगारी की तरह यूज हो रहे थे वर्ल्ड वॉर भड़काने में। पूरा जो वर्ल्ड था वो गोला बारूद के ढगले पे बैठ गया था, कभी ना कभी ये गोला बारूद फूटने वाले थे। और कब हुआ, एक ही चिंगारी पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर 2 में तब्दील कर देगी, बदल देगी। और ये जो चिंगारी थी वो कौन सी थी बेटा, जर्मन अटैक ऑन पीसफुल पोलैंड। वो हुआ था सितंबर 1, 1939 अर्ली मॉर्निंग। तो बेटा पोलैंड शांति प्रिय देश था, पोलैंड हमेशा से ही शांति रखने वाला देश था। जर्मनी ने पोलैंड पे
अटैक कर दिया। पोलैंड ने क्लियरली बोला था कि हम कोई भी वॉर में पार्ट नहीं लेंगे, हमको शांति चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हमको कोई जंग चाहिए नहीं। फिर भी जर्मनी ने उस पर अटैक किया, तो बहुत ही गलत बात कर दी एडोल्फ हिटलर ने। तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जर्मनी को बोला कि भाई आप ये वॉर इमीडिएटली ख़त्म करो और पोलैंड से बाहर निकलो, नहीं तो वॉर हो जाएगी। लेकिन जर्मनी ने क्या किया बेटा, इग्नोर कर दिया ये वार्निंग को। तो ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ही ये वॉर के अंदर लग गए, उन्होंने भी जंग छेड़ दी जर्मनी के सामने, और धीरे धीरे सब पूरे वर्ल्ड में ये जंग छिड़ गई थी, 2 ग्रुप बन गए थे। ओके, चलो लेट अस सी वर्ल्ड वॉर 2। With the commencement of the World War II, the war was again divided into 2 groups. One side was the group of allied nations led by England and France. On the other side was the Axis nations comprising of Germany, Italy and Japan. बेटा एक साइड एलिड नेशंस थे जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस था, और दूसरी साइड एक्सिस नेशंस थे जो जर्मनी, इटली और जापान थे। Besides this, some other factors with war-driven mentality had entered into this. तो और बहुत सारे देश जो अब वॉर करने ही वाले थे, वो देश इसके अंदर एंटर हो गए थे। जापान अटैक्ड अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर करके एक छोटा सा आइलैंड है बेटा, जापान और अमेरिका के बीच में जो बड़ा सा सी है, उसके अंदर छोटा सा आइलैंड है पर्ल हार्बर करके, जहाँ पे मोस्टली अमेरिका की जो नेवी थी वहाँ पे थी। तो जापान ने क्या किया, एयर बॉम्बिंग किया, अपने एयरप्लेन्स भेजे और वो पर्ल हार्बर पे अटैक करवाया, वहाँ पे अमेरिकन नेवी पे अटैक करवाया, और इसी के कारण बहुत सारे नेवी के सोल्जर्स और अमेरिका की शिप तो बर्बाद हो गई थी बेटा। अभी अमेरिका ये वॉर में नहीं था, फिर भी जो न्यूट्रल स्टैंड था उसका, न्यूट्रल मतलब हम कोई साइड नहीं है, ऐसा उसका जो स्टैंड था वो चेंज करके उसने एलिड नेशंस के साइड ज्वाइन कर लिया। इट ज्वाइन द एलिड नेशंस एंड मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। तो अमेरिका ने भी अब गोला बारूद शुरू कर दिया था जापान पे। अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन द 2 जापानी सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो देखो बेटा, हम जब बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर शुरू होने से लेके वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक, तो उसके अंदर बहुत ही सारे इवेंट्स हुए, बहुत ही सारी कैप्चर्स हुए, वापस कैप्चर हुए। फ्रांस जो था, इंग्लैंड जो था उसने पावर दिखाया, जर्मनी जो था उसने पावर दिखाया। तो स्लोली एंड स्टेडीली क्या हो गया, अमेरिका, और फिर ये सब चीज़ हुई थी, पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ और फिर अमेरिका ने एटम बॉम्ब ड्रॉप किए जापानी सिटीज़ पे जो थे हिरोशिमा और नागासाकी। जापान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 1,24,000 जापानी सिटीजन्स, 1,24,000 जापानीज नागरिक अपनी जान खो बैठे थे और बहुत ही भयंकर तबाही हो गई थी। जापान ने सरेंडर कर दिया 11 अगस्त 1945 एंड वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड। वर्ल्ड वॉर 2 फिर खत्म हो गया बेटा। ओके, हम बात करते हैं बेटा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इफेक्ट्स क्या आई उसकी हम बात करते हैं। 1 मिनट रुके बेटा। देखो बेटा, मैंने एक वीडियो यहाँ पे स्टार्ट किया है जो हमको वर्ल्ड वॉर 2 के जो भी है ना, एक के बाद एक जो भी इवेंट्स हैं वो हमको ये वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैं वीडियो आपके लिए प्ले करता हूँ। सॉरी फॉर द क्रैक्ड वॉइस स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ओके, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद देखो बेटा, यहाँ पे जर्मनी और उनके जो एलाइज थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया, ओटोमन एम्पायर, ये पूरे जो हम बोल सकते हैं कि पूरे जो कंट्रीज थे वो हार गए थे, ठीक है। और फिर उन्होंने पार्ट चेंज कर लिया था। मैंने ये भी बात की थी आपको कि ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की, ये सब चीज़ वो एलिड नेशंस में कन्वर्ट हो गई थी और जर्मनी रह गया था अकेला।
देखो बेटा, यहाँ पे टर्की डिसमेंट, देखो ये जो चीज़ें जो एलिड नेशंस के साइड चली गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वो सब चीज़ों को तोड़ दिया गया था, जो जिसमें से हो गया चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लेविया, रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बानिया, टर्की, ये सब चीज़ें डिवाइड हो गई थी वो सब चीज़ों में। जर्मनी को बहुत सारी पैसे देने पड़े थे, हमने बात की 6.5 बिलियन पाउंड्स उसको देने पड़ते एज अ वॉर। और जो भी टेरिटरीज थी वो टेरिटरीज भी ले ली गई थी उनसे। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है टेरिटरीज जा रही है वो। यस। तो बेटा यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जर्मनी जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ गया था, है ना, उनके अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। बहुत ही इन्फ्लेशन जर्मनी के अंदर शुरू हो गया था बेटा। तो इसमें क्या हुआ कि उनकी जब करेंसी जो थी उसमें बहुत इन्फ्लेशन आ गया था, है ना। तो मान लो कि आप ब्रेड का पैकेट लेने जा रहे हो तो उसमें 10 लाख रुपए में मिलता था वो बर्लिन जर्मनी में। तो ये इन्फ्लेशन रोकने के लिए क्या हो गया बेटा कि उन्होंने बैंक नोट्स प्रिंट करने शुरू कर दिए। बैंक नोट जो प्रिंट करने शुरू कर दिए तो उनकी जो करेंसी की वैल्यू थी ना वो कम हो गई। हमको दिख रहा है देखो कि 1914 में एक मार्क था, 1923 1000 बिलियन हो गया था वो। बहुत ही सारे मेजर्स लेने गए, बहुत ही सारे पॉइंट्स मेजर्स लिए गए ये कंट्रोल करने के लिए। 1929 में हमने बात की ना, ग्लोबल डिप्रेशन की बात की थी, तो अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर वॉल स्ट्रीट था वो क्रैश हो गया था, है ना, इसीलिए ग्लोबल डिप्रेशन हो गया था। धीरे धीरे नाजिज्म और फैसिज्म की भी बात की है यहाँ पे। जर्मनी जो है वो नेशनलिज्म की तरफ जा रहा था और स्लोली एंड स्टेडीली वहाँ पे नाजी पार्टी का राज हो गया था, है ना। वापस जब यहाँ पे नाजी पार्टी आई तो पूरा जो ये तंत्र था ना, पूरा जो ये कामकाज था जर्मनी का वो चेंज किया और मिलिट्री को पावर दिया। देखो यहाँ पे हमको सिंबल दिख रहा है, मिलिट्री का पावर दिया। ये सारे एरियाज उनको ले लेने थे बेटा। इटली भले ही जीत गए थे, उनको इग्नोर किया गया था, है ना, उनको इतना ही टेरिटरी उनको मिला था। फैसिस्ट पार्टी इटली के अंदर आई थी, एक इसकी बात हमने की है। उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसी लागू की जिसमें ये सब एरिया उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया था और एल्बेनिया, एब्सीनिया के ऊपर अटैक करने वाले थे। स्पेन के अंदर भी एक सिविल वॉर हुआ था जिसमें रशिया और इंटरनेशनल ब्रिगेड्स दोनों सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे इटली और जर्मनी दोनों की आर्मी जो थी वो एक दूसरे के साथ ड्रिल कर रही थी। ड्रिल मतलब वो एक दूसरे के साथ कैसे परफॉर्म करना है, कैसे जंग लड़नी है, वो सब सीख रहे थे। इस साइड हम देखते हैं तो जापान जो था उसकी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी चालू थी, धीरे 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 करके वो चाइना को कैप्चर कर रहे थे। ओके, एक मिनट रुक जाइए। धीरे 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 करके वो जापान चाइना को कैप्चर करा था। हमको देख रहे हैं यहाँ पे नानकिंग का बहुत ही बड़ा वॉर हुआ था बेटा। अभी जर्मन एनेक्सेशंस की हम बात कर रहे हैं। जर्मनी कहाँ कहाँ पे घुस गई थी अंदर। जर्मनी ने शुरू कर दिया था एक्सपांड करना और धीरे 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 नीचे की टेरिटरीज उसने लेना शुरू कर दिया था। चेकोस्लोवाकिया लेना शुरू कर दिया था स्लोली एंड स्टेडीली, और हंगरी उनके साथ अटैच हो गया था, लिथुआनिया का थोड़ा पार्ट, और रशिया के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट उन्हें किया था। मॉस्को रशिया का कैपिटल है और बर्लिन जर्मनी का है, तो जर्मनी ने रशिया के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट, नॉन अग्रेशन ट्रीटी की थी। पोलैंड को अटैक किया, और मैंने आपको बताया ना पोलैंड को अटैक किया, पोलैंड पे अटैक किया तब
यहाँ पे हमको दिख रहा है बेटा फ्रांस और इंग्लैंड। यहाँ पे फ्रांस है, पेरिस, पेरिस फ्रांस में है, और इंग्लैंड में लंदन है। तो इंग्लैंड और लंदन दोनों के अंदर, ये लंदन जो है और नीचे फ्रांस, ये दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम था कि भाई पोलैंड पीसफुल है तो आप क्यों अटैक कर रहे हो, ठीक है। और ये दोनों भी जंग के अंदर आ गए। और यूएसएसआर जो हमको दिख रहा है वो है रशिया, जर्मनी जो हमको दिख रहा है वो है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिखाई दे, ओके ओके। यहाँ जो नीचे मेरे नीचे जो है वो है इंग्लैंड, यहाँ जो है वो है फ्रांस, ये जो है वो है जर्मनी। जर्मनी, यूएसएसआर और एलाइज, एलाइज बन गए थे ये, और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। जर्मनी ने क्या किया देखते हैं हम। स्लोली एंड स्टडीली पोलैंड के बाद आगे बढ़े। रशिया भी जब नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन की थी तो रशिया ने भी पोलैंड पे कैप्चर करना शुरू कर दिया था, दोनों मिलके। लेकिन फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये दोनों है ना बेटा, वो ये चीज को रोकने के बजाय वो उनका जो ट्रेड रूट है उनको रोकने लगे कि भाई जो भी उनको आयरन मिल रहा है, जर्मन मिलिट्री इंडस्ट्री को नॉर्वे से पास होके जो भी चीजें मिल रही थी वो रोकने का उन्होंने ट्राई किया। जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे दोनों पे अटैक कर दिया था उसके बाद, और पूरा एरिया ही कैप्चर कर लिया जिससे कोई रोक ना सके। स्लोली एंड स्टेडीली नेदरलैंड्स, लक्सेमबर्ग, जो फ्रांस और हमको फ्रांस और जर्मनी के दोनों के बीच में दिख रहे हैं बेटा एरियाज, तो स्लोली एंड स्टेडीली नेदरलैंड्स और लक्सेमबर्ग वो कैप्चर करना शुरू कर दिया था। वहां पे यूनाइटेड किंगडम की आर्मीज, इंग्लैंड की जो आर्मीज थी वो आ गई थी, फ्रांस की आर्मी भी प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर्स पे आ गई थी। लेकिन हिटलर ने फ्रांस को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया था। ये जो स्ट्रेटेजी थी ना क्या थी, इंग्लैंड को वापस भेजने की स्ट्रेटेजी थी और फ्रांस को हरा देने की स्ट्रेटेजी थी। ये स्ट्रेटेजी का नाम था ब्लिट्सक्रीग। और ब्लिट्सक्रीग की स्ट्रेटेजी क्या थी, बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी जल्दी अटैक कर देना और आगे बढ़ना, ब्रिटिश फोर्सेस को वापस जाना पड़ा। आप देख रहे हैं ब्रिटिश फोर्सेस वापस जा रही है, और जर्मन आर्मी पे, पेरिस पे अटैक कर दिया जर्मन आर्मी ने। आधा फ्रेंच आधा फ्रांस तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अभी फ्रांस की जो भी कॉलोनीज अफ्रीका में हुई थी, हमने बात की कॉलोनीज के बारे में है ना, तो फ्रांस की जो भी कॉलोनीज अफ्रीका में थी वो इनडायरेक्टली अब कौन कैप्चर कर रहा था बेटा, जर्मनी। जो भी फ्रेंच कॉलोनीज थी वो अंडर डायरेक्टली जर्मनी के हाथ में आ गई थी, और जर्मनी को आर्मी भी नहीं भेजनी पड़ी थी। तो अभी उसमें से थोड़े कुछ कॉन्गो के रीजन्स थे, वो रीजन्स वो चूज कर रहे हैं कि भाई हम एलिस की साइड रहेंगे। तो बेल्जियम के जो भी पार्ट्स थे और बेल्जियम के नज़दीक जो भी पार्ट्स थे, ये यहाँ पे बेल्जियम का रूल था, तो ये जो पार्ट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम जर्मन के साइड नहीं रहेंगे, हम एलिड नेशन के साइड रहेंगे। लंदन के अंदर रह के फ्री फ्रांस की पार्टी क्रिएट हो गई थी, जिससे फ्रांस को फ्री करवाना था, ठीक है। मतलब फ्रांस फ्री हमको करना है ऐसा ठान के एक पार्टी बनाई गई थी, और वो पार्टी लंदन के अंदर हुई। नाजी जर्मनी से बचाना है। ब्राज़ाविल जो है उसका कैपिटल का नाम हो गया था। जर्मनी के साथ जब सोवियत यूनियन ने साइन किया था नॉन एग्रेशन ट्रीटी, तो वो जर्मनी पे अटैक तो नहीं कर रहा था अभी के लिए, लेकिन उसके ऊपर वाले पार्ट्स जो बाल्टिक स्टेट्स बोले जाते वो कैप्चर करने लगे थे। और फिर जर्मनी, इटली और जापान तीनों मिलके एक्सिस पावर्स के वो जो ग्रुप था वो बना दिया। जितने भी
ब्रिटिश कॉलोनीज थी और जितने भी डोमिनेटिंग स्टेट्स थे ब्रिटिश के, वो सब स्टेट्स एलिस के अंदर ज्वाइन हो गए। इंडिया भी आपको दिख रहा है बेटा, इंडिया भी ब्रिटिश के राज में था ना वो टाइम पे, तो इंडिया भी वो वॉर के अंदर जुड़ गया था। अभी अफ्रीका के अंदर इटालियन कॉलोनीज जो थी, इटालियन कॉलोनीज जो थी वो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, इटालियन कॉलोनीज जो थी और ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी उसके अंदर फाइटिंग शुरू हो गई थी। अभी ब्रिटिश सिटीज पे एरियल बॉम्बिंग हुआ था। ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन के तट के एरिया पे जो सिटीज थे, वो सिटीज पे एरियल बॉम्बिंग मतलब जर्मनी ने प्लेन्स भेजे थे बॉम्बिंग के लिए। फिर भी वो इंग्लैंड पे कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने जवाब दिया था बहुत ही बढ़िया। हिटलर ने अपना प्लान चेंज कर दिया कि अभी यूनाइटेड किंगडम पे अटैक नहीं करेंगे, अटैक करेंगे तो रशिया पे करेंगे। इटली के अंदर देखो, ये जो ग्रीस का पार्ट है के अंदर एलाइड फोर्सेस जो थे वो इटली को पीछे खींच रहे थे, तो जर्मनी का प्लान थोड़ा रुक गया था। ये तीनों एरियाज जो है ना आप देख रहे हैं, टर्की पूरा जो ओटोमन एम्पायर आपने देखा था, टर्की वाला पूरा एरिया, वो सब अभी एक्सिस पावर्स के अंदर ज्वाइंट हो गए थे, कैप्चर कर लिए गए थे। और ग्रीस आ गया। जर्मन आर्मी जब आ गई वहां पे तो उन्होंने ये पूरा एरिया जीत लिया। बेटा ये क्या है, यूरोप के अंदर है ना रेजिस्टेंस हुआ था। रेजिस्टेंस मतलब बहुत ही लोग मना करने लगे कि भाई ये गलत बात है, दिस इज़ रॉन्ग। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने लगे और यहाँ पे ये एरियाज़ में बहुत ही अलग अलग लोग कई कई एरियाज़ में अटैक करने लगे थे। एलिट पावर्स के नहीं थे लेकिन अंदर के ही कंट्री के लोग थे। और बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे हिटलर को अटैक करने के लिए, लेकिन हिटलर बच गया था। अभी क्या किया बेटा, सबसे बड़ा ऑपरेशन जर्मनी ने शुरू किया था। जर्मनी ने क्या किया, यूएसएसआर रशिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया था और नॉन एग्रेशन जो पैक्ट था, नॉन एग्रेशन ट्रीटी थी, वो तोड़ दी थी उन्होंने। सब जगह से रशिया पे अटैक करना शुरू कर दिया था। स्लोली एंड स्टेडीली देखो, जैसे ही जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया तो डिफॉल्ट ही वो एलिड नेशंस के अंदर रशिया चला गया था, एलिड पावर्स के अंदर चला गया वो। स्लोली एंड स्टेडीली वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमने अभी लाइन देखी वो लाइन थी सप्लाई रोड की, मतलब सब चीज़ें सप्लाई करने की, और आर्मी सप्लाई करने की, फूड सप्लाई करने की, वो सारी सप्लाई करने की चीज़ें का रास्ता ये था। तो अब स्टालिनग्राड, मॉस्को और लेनिनग्राड, ये तीनों को सब चीज़ें मिल रही थी और वहाँ पे रशियन आर्मी आ गई थी। लेनिनग्राड, लेनिनग्राड पे अटैक किया था उन्होंने। और ये सब जो चीज़ें हुए ना, ये जो जर्मन अटैक था यूएसएसआर पे, रशिया पे, जिसके कारण 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी और 827 डेज ये वॉर चली थी। मॉस्को जब जर्मन लोग पहुंचे तो वो वहां रुक गए थे क्योंकि बहुत ही भयंकर विंटर उनको सफर करनी पड़ी थी। जर्मन लोग इतना विंटर सफर नहीं कर सकते जितना लोग रशिया के लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको आदत है, रशिया के लोग को ये विंटर में रहने की आदत है, लेकिन जर्मनी के लोग को नहीं थी, तो उनको बहुत ही भयंकर विंटर का सामना करना पड़ा। इसका फायदा उठाया। जापान ने, ईस्ट के साइड हम देखने जाए तो जापान ने ये जो इंडो चाइना वाला पार्ट है ना, वो कैप्चर कर लिया था फ्रेंच से।
यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान को ये सब सप्लाई करना बंद कर दिया, ऑयल और स्टील दोनों सप्लाई करना बंद कर दिया था जापान के ऊपर, जापान को देना बंद कर दिया था। देखो बेटा मैं जूम करके आपको दिख रहा है, यहाँ पे जापान यहाँ पे है, ये विंडो थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। ओके, जापान आपको दिख रहा है यहाँ पे है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे है। तो ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना बीच में, वो है पर्ल हार्बर। यूएस नेवी पे बहुत ही भयंकर बॉम्बिंग हुआ था और बहुत ही बड़ा पार्ट यूएस नेवी का डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर हो गए थे एलिट साइड। जापान ने अटैक किया, उसके बाद एशिया अमेरिका ने रशिया को बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करना शुरू कर दिया था, और ये सप्लाई रूट जो था जापान ने भी शुरू किया नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर कैप्चर करना। जापान ने क्या किया, 10 मिलियन लोगों को लेबर कैंप्स के अंदर भर्ती किया। अभी वो लोग कौन से थे पता है, चाइनीज लोग। तो वो गलत किया, उन्होंने क्राइम किया। इंडोनेशिया में भी सेम चीज की। एलिट प्रिजनर्स मतलब जो भी एलिट फोर्सेस के लोग थे ना, वो बंदी बना लिए गए थे और उनको एक रेलवे लाइन बनाने के लिए लगाया गया था, और वो सब लोग खत्म हो गए, मर गए थे। यूरोप के अंदर भी है ना, जर्मनी की जब बात करें तो जर्मनी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, ज्यूज को मार दिया गया था, जिप्सीज को मार दिया गया था, ऐसे सब लोगों को मार दिया गया था जो जर्मन्स नहीं थे। तो बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे जहाँ पे ये लोगों को खाना वाना कुछ मिलता नहीं है, काम करवाते हैं। अभी जब फिर से उनको डर लगा हिटलर को कि फिर से अभी लंदन अटैक करेगा, यूनाइटेड किंगडम अटैक करेंगे, तो उन्होंने क्या किया बेटा, के बॉर्डर पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस लगा दिए। ये पूरे बॉर्डर पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन मतलब बड़े 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 बंकर बना दिए, बड़े बड़े मिसाइल्स बना दिए वहाँ पे, और एरियल बॉम्बिंग हो रहा था। इस सारी जगहों पे उन्होंने ये सब चीज़ें मजबूत बना दी, एकदम हम बोल सकते हैं कि एक आर्मी की दीवार ही बना दी, ना अटैक कर पाए इसलिए। लेकिन एलाइज कहाँ पे आए, अफ्रीका में, और अफ्रीका में वहां पे पहुंच गए, और अल्जीरिया और कॉन्गो दोनों सब चल गया। अभी ये जो लिबिया था है ना, इटली का जो पार्ट था, वो अभी ये एलाइड और ये एलाइड पावर्स, ये जो पूरे एलाइड पावर्स के बीच में ये लिबिया का, इटली का जो पावर था वो फंस गया था। फ्रांस को इन्वेट किया गया पूरा और ले लिया गया। बहुत ही बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ जर्मनी को, और सोवियत और एलिट एलिट नेशंस दोनों मिलके आगे बढ़ रहे थे। और अभी एलिट नेशंस ने इटली को कैप्चर करना शुरू कर दिया था, सिसिली में। सिसिली वो एक पोर्ट का नाम है, वहां पे से कैप्चर करना शुरू कर दिया था इटली को। अभी इटली ने क्या किया, जर्मनी को रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी आर्मी भेजिए, तो जर्मनी ने आर्मी भेजी और इटली का थोड़ा सा पार्ट बना लिया। देखो दिख रहा है यहाँ पे आ गए थे ब्रिटेन और अमेरिका, एलिड नेशंस, और यहाँ पे हो गया था जर्मन। स्लोली एंड स्टेडली देखो ये पार्ट भी ले रहे हैं और ये पार्ट भी ले रहे हैं। नॉर्मंडी में एंटर हो गए और एलिड नेशंस ने मिलके फ्रांस को बचाना शुरू कर दिया।
पेरिस को फ्री कर दिया। स्लोली एंड स्टेडिली नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग दोनों को फ्री कर दिया। यूनाइटेड नेशंस बहुत ही बड़ा बन गया था फिर। अभी ये पूरा जो ब्लू एरिया दिख रहा है आपको, वो एलिड नेशंस ने एक साथ मिला दिया था, सब लोग मिल गए थे और यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किया गया। जर्मनी को दबा दिया गया था। वॉर कैसे खत्म हुई वो हमने बात की थी। अप्रैल 30 को 1945 हिटलर ने सुसाइड कमिट किया और जर्मनी ने हार मान ली थी। पूरा जर्मनी ले लिया गया था। अभी था जापान, जापान की कुछ करना था। जापान में भी सोवियट्स ने शुरू किया मिलिट्री इन्वेजन जापान के अंदर वाया मंचूरिया। जो मंचूरिया गवर्नमेंट मंचूरिया कैप्चर किया था उसने वो वापस लेना शुरू कर दिया था। और यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स डाल दिए गए थे और फिर जापान ने सरेंडर कर दिया। तो ये हुआ था बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ओके हाँ, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्या इफेक्ट्स हुई थी उसकी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या क्या फ़र्क पड़ा हमारे वर्ल्ड के अंदर, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अभी तक चल रही है और शांति मेंटेन करने के लिए बनी है। उसके बारे में भी डीप में थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ओके, बाय बाय।